वेलकम बैक माय स्टूडेंट। 28वीं वीडियो के साथ में कक्षा 10th विषय विज्ञान। तो ऊपरी श्वसन तंत्र के बारे में वर्णन चल रहा था। इसमें हमने आपको सबसे पहले ऊपरी श्वसन तंत्र में हमने आपको नासिका और मुख ग्रसनी के बारे में अध्ययन करा दिया। अब इसका ऊपरी श्वसन तंत्र का जो चौथा भाग होता है, ऊपरी श्वसन तंत्र में जो चौथा भाग आता है वो आता है कंठ, लैरिंग्स, LARYNX, लैरिंग्स। ध्यान देना, तो ये ध्यान देना, इसे हम स्वर यंत्र भी कहते हैं। ध्यान देना, इसे स्वर यंत्र भी कहते हैं। तो क्या है ये, ध्यान रखना कि श्वास नली का अग्रभाग जो रूपांतरित होकर ध्वनि उत्पादक अंग, श्वास नली का अग्रभाग जो रूपांतरित होकर ध्वनि उत्पादक अंग में बदल जाता है, कंठ कहलाता है। तो आप देखिए परिभाषा इसकी, श्वास नली का अग्रभाग जो रूपांतरित होकर ध्वनि उत्पादक अंग में बदल जाता है, कंठ, लैरिंग्स, LARY, लैरिंग्स कहते हैं, कंठ कहलाता है। ध्यान देना, ये वाला भाग, ये श्वास नली, इसका अग्रभाग रूपांतरित होकर के किस में बदल जाएगा, ध्वनि उत्पादक अंग में। क्या हो जाएगा ये, तो श्वास नली का जो अग्रभाग है जो कंठ कहलाता है, ये क्या होता है कि रूपांतरित होकर के ध्वनि उत्पादक अंग में बदल जाता है। इसे क्या कहलाता है, कंठ कहते हैं। तो कंठ ग्रसनी एवं श्वास नली को जोड़ने वाली एक छोटी संरचना होती है। मतलब ये ग्रसनी हो गई, ध्यान देना, और ये श्वास नली हो गई। तो कंठ ग्रसनी और श्वास नली को जोड़ने वाली एक छोटी संरचना होती है। तो ध्यान देना, कंठ ग्रसनी एवं श्वास नली को जोड़ने वाली एक छोटी संरचना होती है। तो क्या होती है, ये वाला भाग ग्रसनी और श्वास नली को जोड़ने वाला होता है, संरचना होती है। कंठ में, कंठ अनेक उपास्थियों से मिलकर बना होता है, जिनमें थायराइड, ट्रिकोइड, एरिटिनॉइड और एपिग्लोटिस कहते हैं। तो ध्यान देना, आगे देखो, कंठ अनेक उपास्थियों से मिलकर बना होता है। किसी में उपास्थियों से मिलकर बना होता है। तो ध्यान देना आगे, भोजन को निगलने के दौरान एपिग्लोटिस कंठ के आवरण के तौर पर कार्य करता है। ध्यान देना, इसमें क्या कहता है, भोजन को निगलने के दौरान एपिग्लोटिस किसे कार्य करेगा, एपिग्लोटिस कंठ के आवरण के रूप में, कंठ के आवरण के रूप में कार्य करता है। ध्यान देना, जब जैसे भोजन को निगलेंगे तो एपिग्लोटिस जो होता है कंठ छद, वो एक कंठ के आवरण के रूप में कार्य करता है। अर्थात भोजन को
अर्थात भोजन को स्वर यंत्र कंठ में जाने से रोकता है। भोजन को स्वरयंत्र कंठ में जाने से रोकता है। तो कहने का मतलब यह है कि स्वर यंत्र कठोर में, इसी प्रकार कंठ में, एक बार इसको देख लें दोबारा ध्यान से आराम से, कि कंठ वास्तव में क्या होता है, ये स्वर यंत्र होता है। इसको स्वर यंत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंतर्गत लचीले उपास्थल तंतु में संयोजी ऊतक के बने क्या पाए जाते हैं, स्वरज्जु पाए जाते हैं, जो वायु के प्रवाह में ध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो देखिएगा कंठ वास्तव में क्या है, श्वास नली का अग्रभाग जो रूपांतरित होकर ध्वनि उत्पादक अंग में बदल जाता है, कंठ कहलाता है। ध्यान देना, जो श्वास नली का जो अग्रभाग होता है वो ध्वनि उत्पादक अंग में बदल जाता है, कंठ कहलाता है। अब कंठ क्या कार्य करता है, ग्रसनी और श्वास नली को जोड़ने का कार्य करता है। अर्थात कंठ क्या ग्रसनी और श्वास नली को जोड़ने वाली एक छोटी संरचना होती है। कंठ में अनेक उपास्थियों से मिलकर बना होता है। कंठ वैसे आगे की पुस्तक में 10th लेवल 9 दे रखी है, लेकिन इसमें 4 उपास्थि होती हैं। इसमें आपको आ जाती है पहले थायराइड, दूसरी त्रिकोइड, एरिटेनॉइड और एक होती है एपिग्लोटिस। ये 4 उपास्थि होती हैं जो कंठ को बनाती हैं। फिर भी कंठ अनेक उपास्थियों से मिलकर बना होता है। भोजन को निगलने के दौरान एपिग्लोटिस जो होता है, भोजन को निकलने के दौरान एपिग्लोटिस या घाटी द्वार या कंठ छद कंठ के आवरण के रूप में कार्य करता है, आवरण के रूप में कार्य करता है। अर्थात क्या करेगा, ये भोजन को स्वरयंत्र में या कंठ में जाने से रोकता है या श्वास नली में जाने से रोकता है। तो आगे देखिएगा, कंठ में तंतु में संयोजी ऊतकों की बनी 2 जोड़ी संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, स्वरज्जु कहते हैं। तो ध्यान देना, कंठ में मतलब स्वर यंत्र, कंठ में तंतु में संयोजी, तंतु में संयोजी ऊतकों की बनी झिल्ली नुमा संरचनाएं, झिल्ली नुमा क्या पाई जाती हैं, झिल्ली नुमा विशेष संरचनाएं पाई जाती हैं, विशेष संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें स्वरज्जु वोकल कॉर्ड, VOCAL वोकल कॉर्ड कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं कि कंठ या स्वर, ध्यान देना, कंठ या स्वर यंत्र में तंतु में संयोजी ऊतकों की बनी झिल्ली नुमा विशेष संरचनाएं पाई जाती हैं। कैसे पाई जाती हैं, झिल्ली नुमा विशेष संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें स्वरज्जु या वोकल कॉर्ड कहते हैं। अब देखिएगा, ये स्वरज्जु वायु के प्रवाह में कंपन उत्पन्न करके विभिन्न प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करते हैं। आगे देखो, ये स्वरज्जु, ये स्वर रज्जु वायु के प्रवाह में, वायु के प्रवाह में कंपन उत्पन्न कर, कंपन उत्पन्न कर विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं। ध्यान देना, ये स्वरज्जु क्या करेंगे, वायु के प्रवाह में विभिन्न प्रकार की ध्वनियों को उत्पन्न करेंगे। तो आगे देखो, ये हमारा जो तंत्र हुआ पहला ऊपरी श्वसन तंत्र, इसका हमने वर्णन कर लिया है। तो इसमें आपको 4 चीज़ें बताई गई थी। ध्यान देना, नासिका, मुख, ग्रसनी और कंठ। तो ये ऊपरी श्वसन तंत्र होता है, यहाँ तक कंठ तक। इसके बाद में आता है आपको निचला श्वसन तंत्र। तो ध्यान दीजिएगा,
बी पार्ट जो आता है श्वसन तंत्र का वो आता है निचला श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र, बी पोर्शन निचला श्वसन तंत्र। इसमें आपके ध्यान देना क्या क्या आते हैं, श्वास नली, ध्यान देना इसमें देखो, इसमें श्वास नली, श्वसनी, श्वसनिका, कूपिका और फेफड़े सम्मिलित होते हैं, फेफड़े सम्मिलित होते हैं। तो ध्यान देना श्वास नली आगे जाकर के फेफड़ों में जाकर के दो भागों में बढ़ जाती है, इसे बोलते हैं श्वसनी। उसके बाद में श्वसनी अनेक शाखाओं में बट करके वृक्षनुमा श्वसना बनाती है, श्वसनिकाओं और श्वसनिकाओं, अंतःश्वसनिकाओं में और एक वायु कूपिका नली के द्वारा वायु कूपिका में खुलती हैं। बाद में ये कहाँ होते हैं, फेफड़ों में। तो आप देखिएगा सबसे पहले वर्णन आ गया आपको। तो इसमें श्वास नली, श्वसनी, श्वसनिका, कूपिका और फेफड़ों में सम्मिलित होते हैं। तो एक एक का वर्णन हम देखते हैं आराम से। तो इसमें देखिएगा आप, आपके पहला आ जाएगा इसमें श्वास नली, श्वास नली से बोलते हैं ट्रेकिया, TRACHEA, ध्यान देना। तो इसमें देखो श्वास नली में कंठ से वक्ष गुहा तक फैली, कहाँ से होती है, ये कंठ है और ये वक्ष गुहा है। कंठ से वक्ष गुहा तक फैली लगभग 5 इंच लंबी या 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी नली को श्वास नली कहते हैं। तो इसमें देखो परिभाषा क्या है, देखिए कंठ से वक्ष गुहा तक फैली लगभग 5 इंच, अगर मैं 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी नली को श्वास नली कहते हैं। कितनी होती है, 5 इंच, लगभग 5 इंच या 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी नली होती है ये श्वास नली। तो ध्यान देना कंठ से वक्ष गुहा तक, कहाँ से, कंठ से लेकर के या गर्दन से कंठ से लेकर के वक्ष गुहा तक फैली, कंठ से वक्ष गुहा तक फैली लगभग 5 इंच लंबी या 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी नली को श्वास नली कहते हैं। आगे देखिएगा, श्वास नली कहते हैं। श्वास नली एवं श्वसनियों की भित्ति में आगे देख, प्रत्येक ओर श्वास नली वक्ष गुहा में जाकर के, ध्यान देना श्वास नली वक्ष गुहा में जाकर के 2 भागों में बढ़ जाती है और जो प्रत्येक ओर के फेफड़ों में प्रवेश करती है। तो आगे देखिएगा, अगला पॉइंट है श्वास नली वक्ष गुहा में जाकर 2 भागों में बट जाती है, 2 भागों में बढ़ जाती है, जिन्हें श्वसनी कहते हैं, जिन्हें श्वसनी ब्रेंक्यूल BRAN ब्रेंकस BRANCHOUS ब्रेंकस कहते हैं, श्वसनी कहते हैं। आप देखिएगा, प्रत्येक श्वसनी अपनी ओर के फेफड़ों में प्रवेश करती है। ध्यान देना, प्रत्येक श्वसनी अपनी
अपनी ओर के फेफड़ों में प्रवेश करती है। ध्यान देना, दायां जो फेफड़ा में दाईं श्वसनी और बाएं फेफड़े में बाईं श्वसनी प्रवेश करती है। अतः जो श्वास नली होती है क्या कार्य करती है? अतः श्वास नली कंठ को स्वर श्वसनी से मिलाती है। मतलब कंठ को किससे मिलाती है? श्वसनी से मिलाती है। अतः श्वास नली कंठ को श्वसनी से मिलाती है। किससे मिलाती है? कंठ को श्वास नली से मिलाती है। ध्यान देना, जो ये होते हैं श्वास नली में अर्धसियाकार के छल्ले होते हैं, वो किसके बने होते हैं? हाइलाइन उपास्थि के, जिससे क्या होती है? ये श्वसनी श्वास के समय श्वास नली पिचकती नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना। तो क्या होता है कि श्वास नली में सी आकार के अर्धपूरी छल्ले पाए जाते हैं, जो किसके बने होते हैं? वो हाइलाइन उपास्थि के। तो आप देखा श्वास नली की भित्ति में श्वास नली की भित्ति में श्वास नली की भित्ति में हाइलाइन उपास्थि के, कौन सी उपास्थि है? हाइलाइन उपास्थि के सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं। कैसे? ये सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं जो श्वास नली को पिचकने से रोकते हैं। जो श्वास नली को पिचकने से रोकते हैं। जो श्वास नली को पिचकने से रोकते हैं। श्वास नली को पिचकने से रोकते, अर्थात सदैव खुला रखते हैं। अर्थात इसे सदैव खुला रखते हैं ताकि वायु आ जा सके, ताकि वायु आसानी से आ जा सके। तो ध्यान देना बेटा कि श्वास नली में हाइलाइन उपास्थि के सी आकार के छल्ले होते हैं जो श्वसन के समय श्वास नली को पिचकने से रोकते हैं। अर्थात इस श्वास नली को हमेशा खुला छोड़ते हैं ताकि इसमें वायु आसानी से आ और जा सके। इसी प्रकार श्वास नली की आंतरिक भित्ति में, अगला पॉइंट है श्वास नली की आंतरिक भित्ति में, श्वास नली की आंतरिक भित्ति में श्लेष्मा एवं पक्षवायु कोशिकाओं के, श्लेष्मा एवं पक्षमाभि कोशिकाओं पक्षमाभि कोशिकाएं पाई जाती हैं, ध्यान देना कि श्वास नली की आंतरिक भित्ति में श्लेष्मा एवं पक्षमाभि कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनके द्वारा स्त्रावित श्लेष्मा श्वास नली को नम और चिकना बनाए रखता है। जिनके द्वारा स्त्रावित श्लेष्मा श्वास नली को नम एवं चिकना बनाए रखता है। तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें दो
अनुकूलन पाए जाते हैं श्वास नली के अंतर्गत। पहला है श्वास नली की भित्ति में हाइलन उपास्थि के सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं। कौन से आकार के? सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं, जो श्वास नली को पिचकने से रोकते हैं, अर्थात इसे सदैव खुला छोड़ते हैं। इसी प्रकार श्वास नली की आंतरिक भित्ति में श्लेष्मा एवं पक्षमावी कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनके द्वारा श्लेष्मा का स्त्रवण किया जाता है, जिससे श्वास नली की भित्ति नम एवं चिकनी बनी रहती है, जो धूल के कण और जीवाणुओं को रोक लेती है। तो इस प्रकार इसमें श्वसनी श्वास नली का वर्णन होता है। प्रश्न आता है कभी सभी, ध्यान देना कि यदि मानव में श्वास नली के स्थान पर रबड़ की थैली लगा दी जाए तो श्वसन क्रिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ध्यान देना बेटा, श्वसन क्रिया नहीं होगी, क्योंकि रबड़ की थैलियों में छल्ले नहीं पाए जाते हैं, अतः पिचक जाएंगी वो और श्वसन क्रिया प्रभावित होगी। तो इसी वीडियो के साथ हम विराम देते हैं। अगला वीडियो हम आपको 29वां कराएंगे आगे। धन्यवाद।